हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस निश्चित रूप से कर ही रहे होंगे। आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान देने के लिए एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट हैं इम्तिहान पब्लिकेशन का, ये कल ही मार्केट में आई है और इसको मैं पटना के अशोक राजपथ से खरीद करके लाया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 11 फुल लेंथ टेस्ट दिए गए हैं। मैं एक एक करके 11 टेस्ट के डिस्कशन से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, ये सही है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये भी सही है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 18 थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था? तो बर्मन वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था, राइट ऑप्शन सी होगा। कश्मीर पर शासन करने वाले वंशों में कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश का नाम आता है। बर्मन वंश का शासन 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में था। उसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कश्मीर पर शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम है वो है कारकोट वंश, उसके बाद में उत्पल वंश, उसके बाद में लोहार वंश। नेक्स्ट, चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, यह सही है। इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, यह भी सही है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था, यह भी सही है। इस काल में कन्नजू सोने का सिक्का था, यह भी सही है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा, सभी सही है, यहाँ पे ई होगा। 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सर्वप्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है? तो वो है बुद्ध की पूजा, राइट ऑप्शन डी है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर का अवतार न मानकर उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनके शासक दिए गए हैं। तो मगध का शासक जो थे वो अजातशत्रु, वत्स का शासक उदयीन, अवंती का शासक चंडप्रद्योत और कौशल का शासक प्रसेनजित। तो कौन सा मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है? तो शेरशाह सूरी को, राइट ऑप्शन बी है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इसके अलावा शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, राइट ऑप्शन सी है। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन कौन से, खराज, खम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश जारी किया। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था।
इसने एक नया कर सिंचाई कर लगाया जो कुल उपज का 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान कीजिए। शंकराचार्य ने क्या अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यस, इन्होंने किया था। निम्बकाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद को प्रतिपादित किया? नहीं। निम्बकाचार्य ने क्या किया था? निम्बकाचार्य ने द्वैता अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। और शुद्धाद्वैतवाद को किसने प्रतिपादित किया था? तो वल्लभाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने क्या विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था? यस, किया था। माधवाचार्य ने क्या द्वैतवाद को प्रतिपादित किया? यस, ये किया था। तो गलत कौन सा है? बेमेल जोड़ा कौन सा है? बी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। इधर विद्वान का नाम दिया गया, उधर उनके द्वारा अनुवादित पुस्तकें का नाम दिया गया है। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती, गणित की एक पुस्तक थी लीलावती जिसका अनुवाद किया था। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 5 एंड ई का 3। टोडरमल ने भागवत पुराण का, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना फारसी में अनवर ए मुहेलो के नाम से की थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी, ये सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था, ये गलत है। अष्टदिग्गज नहीं, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ये भी सही है। सो इसमें से 3 सही है, सी वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी? तो ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। राइट ऑप्शन ए होगा। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मोपला मुसलमानों ने किया। यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। यह मुस्लिम किसान हिंदू जमींदार के विरुद्ध कर रहे थे। नेक्स्ट, 1927 में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? बटलर कमेटी गठित की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति का संबंध भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार के लिए थी। स्मिथ कमेटी एवं स्ट्रेची कमेटी का संबंध अकाल आयोग से था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया था, ये सही है। इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये भी सही है। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी। नहीं, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी। सो ये सी वाला गलत है। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया। इसके तहत भू राजस्व की 90% राशि कंपनी को देना होता था, जबकि बाकी 10% राशि जमींदार अपने पास रख सकते थे। सो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? सी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी, ये भी सही है। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सो राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। फलस्वरूप गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था। उसी के कार्यकाल में 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। नेक्स्ट,
किस संस्था के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट ऑप्शन ए है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में की गई थी। इसी संस्था के सदस्यों ने काकोरी ट्रेन डकैती को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919, राइट ऑप्शन सी है। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। इसे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतों में विषयों को बांटकर आरक्षित एवं हस्तांतरित के अंतर्गत किया गया। इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। नेक्स्ट, अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, राइट ऑप्शन ए है। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन का प्रमुख नारा करो या मरो था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने किया था। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? तो टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। टी.आर. होम्स ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है। जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। बी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इन सारे स्टेटमेंट्स को आप लोग याद रखें, किसी भी फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, राइट ऑप्शन ए है। कब किया था? तो 1905 में किया था, पूना में। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। शारदा सदन के संस्थापक रमाबाई थीं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रानादे थे और वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन डी है यहाँ पे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा, सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, यह भी सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा, यह भी सही है। तो उपरोक्त ये सभी सही है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, राइट ऑप्शन ए है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इस सभा को बंगाल जमींदार सभा की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? तो इंडियन एसोसिएशन है, राइट ऑप्शन बी है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1876 ईस्वी में किया था। इस संस्था को कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था। इस संस्था द्वारा सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो वो थे लाला लाजपत राय, राइट ऑप्शन डी है। उन्होंने ही ऐसा लिखा। नेक्स्ट, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो पोचमपल्ली से शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन रक्तविहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1951 में शुरू यह आंदोलन स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट, शेर खान ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को, राइट ऑप्शन बी है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेर खान ने 1529 ईस्वी में पराजित किया और हजरत आला की उपाधि धारण की।
बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान रूहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी संत के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा है? इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 में हुआ था, ये सही है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिला से था, ये भी सही है। इनके उपदेशों का संकलन मकतूबाते सदी में है, ये भी सही है। इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई, ये भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, मोर देन वन। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी संत के संबंध में सभी कथन यहाँ पे सत्य है। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म मनेर में और मृत्यु बिहार शरीफ में हुआ। मनेरी फिरदौसी सिलसिला के सर्वश्रेष्ठ संत थे। उन्होंने राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना एवं धर्म का प्रचार प्रसार किया। मनेरी के उपदेशों का संकलन इनकी रचना अदाबुल मुरीदीन तथा मकतूबाते सदी में है। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया है? तो जॉन मार्शल ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। औरंगजेब के समय ब्रिटिश यात्री बर्नियर भारत आया और उन्होंने पटना को भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक कहा। ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्राइफी ने औरंगजेब के समय बिहार में हुए भयंकर अकाल का उल्लेख किया। मुगलकालीन भारत में शाहजहां के काल को डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्णयुग के नाम से स्वर्णयुग कहा है। नेक्स्ट, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है? महापद्मनंद को कहा गया है, राइट ऑप्शन ए है। मगध में नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में की। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक एवं एकराट कहा गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में किसे आँख कहा है? अमात्य को कहा है, राइट ऑप्शन बी है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें राजा को शीर्ष, अमात्य या मंत्री को आँख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, कोष को मुख, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा है। कौटिल्य के अनुसार ये अंग राज्य की रक्षा और संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? तो हनुमान नगर में रखा था, राइट ऑप्शन बी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों द्वारा नेपाल की तराई क्षेत्र में किया गया था। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार किया और हनुमान नगर जेल में रखा। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक दल ने हनुमान नगर जेल पर हमला किया और जयप्रकाश नारायण और अन्य साथियों को छुड़ा लिया। नेक्स्ट, मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था? तो सर अली इमाम के अध्यक्षता में किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा एम बी दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट, चंपारण एग्रेरियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, राइट ऑप्शन डी है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान चंपारण के किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसे चंपारण एग्रेरियन समिति कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष FG सलाई, जो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, ने किया था। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड MG रैनी थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था, राइट ऑप्शन बी है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने कई ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया। उन्होंने जगदीशपुर लौटने के क्रम में अपने जीवन के अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस कारण 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, बारदोली विजय संदेश है किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, राइट ऑप्शन बी है। यह पुस्तक कब छपी थी? यह 1928 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2021 में की गई थी, राइट ऑप्शन सी है। बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव कलरव की शुरुआत वर्ष 2021 में जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में की गई थी। पक्षी उत्सव का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट,
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है, ये भी सही है। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरुआत करने का श्रेय किनको दिया जाता है? सुभाष पालेकर को दिया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत का श्रेय महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर को जाता है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय विधियों पर आधारित रसायन मुक्त कृषि की तकनीक विकसित की है। इस विधि में उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने के कारण कृषि लागत में काफ़ी गिरावट आती है। वर्ष 2015 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट, बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, राइट ऑप्शन बी है। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और जिस रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के जमा पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5% रही, सही है ये। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3% रही, ये भी सही है। द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि 4.3% रही, ये भी सही है। तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि 7.5%, ये गलत है। 7.5% नहीं रही थी, 8.5% रही थी, 8.5%। सो ये गलत है, डी वाला। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 39,191.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और ये शिक्षा पर जो होने वाला खर्च है कुल बजट का 16.5% है। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 267 में है, आर्टिकल 267 यानी अनुच्छेद 267 में है, राइट ऑप्शन सी है। 266 में क्या है? 266 में लोक लेखा निधि का प्रावधान है। 266 सब क्लॉज 2 में लोक लेखा निधि से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आधार 15वें वित्त आयोग का भारांश प्रतिशत में, तो जनसंख्या के आधार पर 15% भारांश है, ये सही है। आय अंतराल के आधार पर 40% भारांश है, नहीं 40% नहीं 45% है ये। क्षेत्रफल के आधार पर 15% भारांश, ये सही है। वन एवं परिस्थितिकी के अनुसार 10% भारांश, ये भी सही है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन के अनुसार 12.5% भारांश है। कर के लिए प्रयास के आधार पर 2.5% भारांश है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बी वाला है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राइट ऑप्शन बी है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो राजस्थान की बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर से होकर के गुजरती है। यह नहर पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम के निकट हरिके बराज से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट ऑप्शन ए है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देता है, इसलिए इससे इंसान की जान जा सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्निंग होती है किसी फ्यूल का, लकड़ी वगैरह का, कोयला का, तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है।
कभी कभी न्यूज में ये आते रहता है कि कोयला जला करके सर्दी के मौसम में कोयला जला करके आग जला करके सो गए और सुबह में सोए ही रह गए मिले, मतलब डेथ हो चुकी थी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। B1 का क्या नाम है? थायमिन नाम है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। विटामिन B2 का नाम जो है वो है राइबोफ्लाविन और विटामिन B6 का पायराडॉक्सिन नाम है। अब विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। राइट ऑप्शन ए है। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। किस में पाया जाता है? गाजर, दूध, हरी सब्जी में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। ओ रक्त समूह सर्वदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है, ये सही बात है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये भी सही है। रक्त समूह ए बी पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, नहीं, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने नहीं, कार्ल लैड एस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैड एस्टीनर ने। सो ये डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? BMD का मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, तो यह अस्थि की भंगुरता की पहचान के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। BMD का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। क्या परीक्षण अस्थि की सांद्रता मतलब भंगुरता एवं उसकी मजबूती मापने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि भंगुरता संबंधी रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो रहा है? बी हो रहा है, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, शरीर का तापमान निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी है। इसके अलावा भूख प्यास, तापक्रम नियंत्रण, प्यार घृणा, जल के उपापचय, पसीना आदि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से ही होता है। नेक्स्ट, रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय गति बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन ए है। रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। अतः अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा क्षारीयता हृदय गति को कम करती है। थायरॉक्सिन तथा एड्रिनल हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये थायरॉक्सिन से भी होता है और एड्रिनल से भी होता है, दोनों ही से होता है। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया था, पहला पादप जगत तथा दूसरा जंतु जगत, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है यानी जाति है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ये सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ये भी सही है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये भी सही है। शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी नहीं कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सो इसमें से डी करेक्ट नहीं आ रहा है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, जीव द्रव में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। राइट ऑप्शन ए है। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। यह तरल गाढ़ा रंगहीन वजन युक्त पदार्थ है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। इसमें जो तत्व होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन है 76%। नेक्स्ट, नाशपाती का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पुष्पासन। राइट ऑप्शन डी है।
नाशपाती एवं सेव का खाया जाने वाला भाग जो है पुष्पासन, यानी सेव का भी यही भाग खाया जाता है। अनानास का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? परिदल पुंज कहलाता है, परिदल पुंज। और पपीता का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? मध्य फल भीति कहलाता है पपीता का। नेक्स्ट, बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है द्रव एरोसोल के अंतर्गत। राइट ऑप्शन ए है। कोहरा, धुंध और बादल गैस में द्रव के कोलाइडी विलयन का मिश्रण है। गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन को द्रव एरोसोल कहते हैं। वायु, धुआं भी कोलाइडी विलयन है, यह गैस में ठोस कणों से बनता है। नेक्स्ट, शरीर के किसी स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी रक्त के बहाव को रोकने के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिटकिरी का तो किया ही जाता है, फेरिक क्लोराइड का भी किया जाता है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, सो ई होगा यहाँ पे। शरीर के किसी स्थान पर मामूली कट जाने पर बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकिरी एवं फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। फिटकिरी में एल्युमिनियम आयन और फेरिक क्लोराइड में फेरस आयन होता है। धनायन होते हैं और ये रक्त के ऋणायन कण से मिलकर रक्त को स्कंदित कर देते हैं। ये इसमें फिटकिरी में क्या होता है? फिटकिरी में होता है आपको एल्युमिनियम आयन प्लस Al3+, और फेरिक क्लोराइड में आयरन होता है, आयरन प्लस, आयरन आयन होता है, आयन। ये दोनों पॉजिटिव आयन है, ब्लड के नेगेटिव आयन से मिल करके ये ब्लड के क्लॉटिंग को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड के प्रवाह को रोक देते हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट ग्लास का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तो सोना का नहीं होता है और प्लेटिनम का नहीं होता है, इसलिए इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, राइट ऑप्शन ए है। सोना और प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है, यह पूर्णतः संक्षारण मुक्त पदार्थ है, यह हमेशा अपने प्राकृतिक रंग में चमकते रहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग आभूषण निर्माण में होता है। चांदी का संक्षारण होता है हवा में उपस्थित सल्फर यौगिक के कारण, जिससे चांदी का रंग काला होने लगता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो अधिक समय तक शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है, लैक्टिक अम्ल, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दांतों का इनेमल निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम का बना होता है, राइट ऑप्शन ए है, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान करें। सोडियम का अयस्क चीली सॉल्ट पीटर होता है, यस होता है ये। टीन का अयस्क केसीटेराइड होता है, ये भी सही है। तांबा का अयस्क क्यूपराइट होता है, ये भी सही है। निकेल का अयस्क नीलेराइट नहीं मीलेराइट होता है, सो ये सही से मैच नहीं हो रहा है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, रसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? यानी एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, राइट ऑप्शन ए है, और इसमें गंध आने के लिए मिलाया जाता है इथाइल मर्कैप्टन C2H5SH। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण के हेतु निम्नलिखित में किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? यानी वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ किसके साथ होता है? तो रबड़ के दूध, जिसको लेटेक्स कहा जाता है, उसमें यदि हम सल्फर मिला देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ सल्फर के मिलाने से होता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग होता है अंदर की तरफ, लाल जो होता है यानी रेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। प्राइमरी रेनबो, दो तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए ये वर्षा की बूंद है और यहाँ लाइट का कोई सोर्स है, सन है, मान लीजिए सन है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे लाइट रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, या यूँ कहें कि डिस्पर्सन, यहाँ 7 कलर्स में ये बंट जाती है, यहाँ पर आती है। जब रे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इसका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर यहाँ से ये सभी कलर्स यहाँ पे आ जाती है, ये सातों कलर्स, और फिर यहाँ से ये बंट जाती है।
तो अंदर की ओर जो होता है वो बैगनी वायलेट कलर का होता है और बाहर की ओर रेड कलर हो जाता है। तो यहाँ पे तो इसको प्राइमरी रेनबो कहा जाता है। और मान लीजिए 2 बार जब TIR हो जाता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से TIR हुआ और फिर यहाँ से दोनों जगहों से TIR हो जाता, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 जगहों पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, तो उसको सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। प्राइमरी रेनबो एक जगह TIR होता है, सेकेंडरी रेनबो में 2 जगह TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप 12 क्लास के फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे तो क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया गया है और वहाँ पे डायग्राम भी क्लियरली बनाया गया है इसके बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो के बारे में 12 क्लास के ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। एक ऐसा डिवाइस है, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC को DC में बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। कैसे बदलता है ये? मान लीजिए कि ये करंट इसमें आ रहा है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है AC, ये AC का सिंबल है, आ रहा है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है। अब मान लीजिए ये आउटपुट यहाँ से मिलेगा, थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन के बाद में हमने AC करंट यहाँ पे अप्लाई किया प्राइमरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में फिर यहाँ पे यदि हम डायोड लगा देते हैं, एक डायोड आप लगा दीजिए, डायोड लगा दीजिए, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट वो मिलेगा DC करंट। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जब एक डायोड लगा देंगे, जब एक और डायोड लगा देंगे, यहाँ पे 2 डायोड लगा देंगे, तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। तो रेक्टिफायर का काम है AC को DC में बदल देना। किसका यूज हो रहा है? डायोड का यूज हो रहा है। सो राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो कैडमियम एंड बोरॉन दोनों का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन E हो जाएगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैसे किया जाता है, ये क्या करता है? नियंत्रक रड यानी कंट्रोल रड यानी नियंत्रक छड़ें करती क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस हमने लिया, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस ले लिया, इस पे एक स्लो न्यूट्रॉन हमने भेज दिया, स्लो न्यूट्रॉन भेजा हमने, स्लो न्यूट्रॉन भेजा तो ये 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, टूट गया 2 नाभिकों में। यहाँ पे बेरियम और ये आ गया क्रिप्टन, Kr, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकलता है यहाँ से। अब ये तीनों न्यूट्रॉन जो है फिर 3 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और उसमें से प्रत्येक में 3 निकलेगा, तो फिर वो 3 निकलेगा, तो फिर वो एक एक करके यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करते चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो होगा ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहाँ होता है? एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम में होता है, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिराया गया था। एक ही बार अब तक वो पूरे वर्ल्ड में गिराया गया है, 1945 में। लिटिल बॉय एंड फैट मैन नाम के बम जो गिराए गए थे USA के द्वारा। अब वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, यदि हमें इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना है तो अनकंट्रोल नहीं करवाएंगे, कंट्रोल रिएक्शन करवाएंगे। तो कंट्रोल रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जर्व करवा लेना होगा, ताकि एक जो ये न्यूट्रॉन जाए सिर्फ एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करे और वहाँ से फिर जो 3 न्यूट्रॉन मिलेगा उन 2 को एब्जर्व करा लेंगे, एक को फिर छोड़ेंगे, वो एक यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। इस तरीक़ा से ये जो रिएक्शन हो जाएगा कंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। तो इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जर्व करवाने के लिए ही कैडमियम एंड बोरॉन के रड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, इससे कौन सा वैज्ञानिक रिलेटेड है? किसने क्वांटम सिद्धांत दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। तो ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, मैक्स प्लांक ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार WC रोंटगेन ने किया था। तो एक्सरे बी का जो हो जाएगा 1 से हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? WC रोंटगेन ने किया था।
और सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बाकी बचा ट्रायोड बल्ब। ट्रायोड बल्ब का जो आविष्कारक थे वो लीडी फॉरेस्ट थे। तो सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इसमें से ए करेक्ट ऑप्शन आएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। मैक्स प्लांक ने ही कहा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी ई का वैल्यू जो होता है वो होता है एच न्यू। एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जब भी एनर्जी कहीं से रेडिएट होगी या कहीं एब्जर्व होगी तो वो पैकेट के फॉर्म में होगी, यानी 1 एच न्यू एनर्जी एब्जर्व होगी, 5 एच न्यू, 10 एच न्यू, 50 एच न्यू, 26 एच न्यू, इस तरीक़े से 2.5 एच न्यू एनर्जी, फ्रैक्शन में एच न्यू एनर्जी कभी भी एब्जर्व नहीं होगी। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34 होता है इसका वैल्यू। नेक्स्ट, कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बात और जान जाइए आप, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायमंड का ही होता है। कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, ये सही है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती, ये भी सही है। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरा के फिल्म से की जाती है, यह भी सही है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यह भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना है? तो वो है 45 डेसिबल, राइट ऑप्शन ए है। किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। और सड़क यातायात के लिए कितना है? 53 डेसिबल है, 53 dB। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में नहीं, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में यस, समान नागरिक संहिता के संबंध में नहीं। तो इसमें से जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 36 में भी किया गया है, अनुच्छेद 12 में भी किया गया है। तो मोर देन 1 करेक्ट होगा, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, यह है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, पालना करना, यह भी है। चुनाव में मतदान करना, ये नहीं दिया गया है आर्टिकल 51A में। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किसका अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना? तो परिहार का अर्थ है, राइट ऑप्शन सी है। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति होती है। किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत। वह क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्यूट, परिहार, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट तथा प्रविलंबन, रिप्राइव्स के द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। इसमें परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, मान लीजिए 5 वर्ष की कठोर कारावास किसी को दी गई है, तो उसको कम करके 3 वर्ष के कठोर कारावास कर देना, ये आता है, इसको कहा जाता है परिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है? तो यह है भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री के का वरीयता क्रम एक ही होता है, राइट ऑप्शन सी है। प्रधानमंत्री जो आते हैं वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है 6th स्थान पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश
6 पे आते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वरीयता क्रम में 9 रैंक पे आते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 7वें क्रम पे आते हैं। राष्ट्रपति जो है पहले और उपराष्ट्रपति जो है सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है? तो वो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। ऐसे राइट ऑप्शन ए है, और जो ऑप्शन से सी में दिया गया है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये होगा नहीं, ये हम करेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है किस में? दीना बनाम भारत संघ के मामले में नहीं, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ के मामले में ये भी नहीं, नवीन जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में ये भी नहीं, नवीन जिंदल के मामले में तो हुआ था, नवीन जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश का नहीं था, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो इसमें से सी नहीं होगा उत्तर प्रदेश आ जाने की वजह से, तो इसमें से कोई नहीं है, मोर देन उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संघ सूची से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए है। और ये प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन होता क्या है? तो प्रत्यर्पण दो राष्ट्रों के बीच वैसे समझौते या संधि को कहा जाता है जिसके तहत दोनों राष्ट्र एक दूसरे के भगोड़ा अपराधियों को सौंपने का करार करते हैं। भारत में प्रत्यर्पण संबंधी विधि संघ सूची से संबंधित है। अनुसूची 7 के सूची 1 के मद संख्या 18 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371(c) का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? तो यह मणिपुर से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली का क्या तात्पर्य होता है? संसद में एक दल का बहुमत नहीं, संसद में दो दलों के गठबंधन का बहुमत नहीं, संसद में अनेक दलों से मिलकर बने गठबंधन का बहुमत नहीं, संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं मिला हो तो उसको कहा जाता है हंग पार्लियामेंट, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो नीति निर्देशक तत्व है, राइट ऑप्शन बी है, यानी डीपीएसपी। संविधान के अनुच्छेद 37 यानी आर्टिकल 37 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया है और कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें। इधर जनजाति का नाम दिया गया है और कहाँ पे निवास करती है, कहाँ पे पाई जाती है, इधर उस देश का नाम दिया गया है। एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है, ये सही है। वेदास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, ये भी सही है। बोडो जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन मसाई जनजाति अरब में पाई नहीं जाती है। मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका के केन्या में पाई जाती है, केन्या। सो ये करेक्टली मैच नहीं आ रहा है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप मैप देखेंगे तो पाएंगे, निश्चित रूप से आप मैप देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तनामी मरुस्थल। और कौन कौन से मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है, सिम्पसन मरुस्थल पाया जाता है, गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है, तनामी तो इसमें दिया ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हवा को गिनी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो यह है हर्मटन, राइट ऑप्शन सी है।
यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारे से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर विंड कहा जाता है। नेक्स्ट, कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? इसके लिए आप मैप निश्चित रूप से देखिए। अंडमान और कोको द्वीप, अंडमान और कोको द्वीप से जुड़े हुए हैं। राइट ऑप्शन डी है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न में से किसकी खेती से नहीं है? सब्जी से है, फल से भी है, फूल से भी है, लेकिन गेहूं से इसका संबंध नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। ट्रक फार्मिंग सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती करने की नवीन विधि है। इसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः अमेरिका में किया जाता है। नेक्स्ट, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो इसके लिए मध्य ताप और मध्यम वर्षा चाहिए। राइट ऑप्शन ए है। भारत में गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर हुआ है। राइट ऑप्शन बी है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह यौगिकों की वजह से होता है। राइट ऑप्शन सी है। लौह यौगिक मतलब आयरन के ऑक्साइड्स की वजह से होता है ये, इसका लाल रंग। नेक्स्ट, बिस्ट दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सतलज और ब्यास के बीच में स्थित है। राइट ऑप्शन बी है, यह पंजाब में है। नेक्स्ट, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस में हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस युग में हुआ है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, रिहंद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। राइट ऑप्शन सी है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया? फ्लोन ने दिया। राइट ऑप्शन बी है। गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन ने किया था। इसके अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार समान मौसमी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। धनबाद में क्या है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान है। जमशेदपुर में क्या है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है। उदयपुर में क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो पीपल है। राइट ऑप्शन बी है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, जबकि बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो वह है पश्चिम चंपारण। राइट ऑप्शन बी है। नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। उत्तर प्रदेश से बिहार के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर एवं कैमूर। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? पड़ती भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना, ये किया जाता है। अतिचारण पर नियंत्रण, ये भी किया जाता है। वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधन प्रणाली का निर्माण, ये भी सही है। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास, ये भी सही है। तो चारों सही है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, कशिश वाटरफॉल किस जिला में स्थित है? तो ये है रोहतास में। राइट ऑप्शन ए है। रोहतास में और कौन कौन से जलप्रपात हैं? तुतला जलप्रपात है, माझर कुंड, तलहार कुंड आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू की कृषि नहीं की जाती है? तो बक्सर होगा। राइट ऑप्शन डी है। बिहार में तंबाकू की खेती मुख्यतः उत्तरी बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज आदि जिलों में होती है, जबकि दक्षिणी बिहार में तंबाकू की खेती नहीं होती है, अर्थात बक्सर में तंबाकू की खेती नहीं होती है।
नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बना है। राइट ऑप्शन ए है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% घरों का पंजीकरण कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है? तो वो बना है आगरा। राइट ऑप्शन डी है। इस वैक्यूम का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किया जाएगा। इस सिस्टम का निर्माण नीदरलैंड की कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो वो झारखंड का जामताड़ा जिला बना है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया? हरियाणा में किया गया। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को पूरा करने के लिए एक 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना है। यह परियोजना भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? वेस्टेज को कमी करना, ये शामिल है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना, ये भी शामिल है। ऊर्जा की बचत करना शामिल है। बाजार को सीमित करना, ये शामिल नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय में जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन योजना के 12 अप्रैल 2022 में नए रूप में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे मझोले उद्योगों में वेस्टेज को कम करना, पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की बचत करना, बाजार का विस्तार करना आदि है। इस योजना को अपनाने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को निम्न दर से सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म उद्यम को 80%, लघु उद्यम को 60%, मध्यम उद्यम को 50%। इसके अंतर्गत SC/ST महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दिए जाने का प्रावधान है। JDD योजना मूलतः 2016 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि क्या है? तो ये 2021 से 2026 तक के लिए है। राइट ऑप्शन ए है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि 2021 से 26 तक है। इस पर कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्रमुख लक्ष्य 2026 तक भारत के शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत बनाने हेतु कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। राइट ऑप्शन बी है। भारत को सेमीकंडक्टर के डिजाइन, उत्पादन एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने हेतु बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन सेमीकंडक्टर मिशन, उद्योग जगत एवं उद्योग संघों ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन का थीम था भारत में सेमीकंडक्टर परिवेश को अनुकूल बनाना। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। राइट ऑप्शन ए है। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया जाएगा। यह देश के ग्रीन शिपिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया। राइट ऑप्शन ए है।
जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे के गांधी धाम एनेक्स में किया गया। इसका आयोजन जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। नेक्स्ट, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? अल-स्टॉम ने किया है। राइट ऑप्शन बी है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण गुजरात के सावली स्थित अल-स्टॉम कंपनी द्वारा किया गया है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेगी। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसके द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फर्स्ट फेज में दिल्ली से मेरठ, पानीपत और पलवल शहर को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो वो है जवाहरलाल दादरा। राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दादरा के जन्म की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। यह सिक्का 100वें वर्षगांठ पर 2 जुलाई 2023 को जारी किया जाएगा। जवाहरलाल दादरा लोकमत समाचार पत्र समूह के संस्थापक थे। नेक्स्ट, 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है कितना है? 314.51 मिलियन टन है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेचीफू सुरंग की खुदाई की जा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है। राइट ऑप्शन सी है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू पास के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों के यात्रा समय में कटौती करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य वाहनों को लगने वाले समय को 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम करना है। बीआरओ के प्रोजेक्ट के तहत नेचीफू सुरंग का निर्माण 5600 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? आशा स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। राइट ऑप्शन डी है। आशा कार्यकर्ताओं ने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त किया। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स 2022। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान वे पुरस्कार के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। नेक्स्ट, किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गुजरात में किया है। राइट ऑप्शन सी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है। नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? तो वो है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। राइट ऑप्शन सी है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो है दानिश सिद्दीकी। राइट ऑप्शन सी है। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए 2022 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो बंगाल की खाड़ी से हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। असनी, जिसका अर्थ सिंघल में क्रोध है, 2022 का पहला चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बना था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम देना अनिवार्य है क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न मौसम प्रणालियां काम कर सकती है। इस कारण इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। नेक्स्ट, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया? तो गुजरात में किया गया। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई। डाक पहुंचाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसे गुरुग्राम के स्टार्टअप टेक ईगल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रदर्शित है? 6% है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू ने 2015 और 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड के, राइट ऑप्शन ए है। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 और 2021 के बीच झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 2015 में मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो है सोराराई पोट्टू, राइट ऑप्शन बी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पट्टू रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या रहे सोराराई पट्टू के लिए, और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला? अपर्णा बालमुरली को मिला सोराराई पट्टू के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में किया जा रहा है, राइट ऑप्शन बी है। लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास से दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुरेश रैना को किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वो है केरल, राइट ऑप्शन सी है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां चुनिंदा जगहों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धतियों को लागू किया गया है। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फर्मों पर कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक है? बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने किया है, राइट ऑप्शन डी है। रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 5 और भारतीय अर्धभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अर्धभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। इनमें से कौन सी अर्धभूमि तमिलनाडु में है? तो करकिली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में है। और पीचवरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। ये 3 तमिलनाडु में। पाला अर्धभूमि कहाँ है? ये मिजोरम में है। मिजोरम में है ये। और सांख्य सागर कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, ये MP में है सांख्य सागर। तो 5 में से 3 हो गए तमिलनाडु के। कौन कौन सा? करकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीचवरम मैंग्रोव, ये 3 हो गए तमिलनाडु के। चौथा जो हो गया पाला अर्धभूमि ये मिजोरम में हो गया, और सांख्य सागर ये मध्य प्रदेश का हो गया। ये 5 को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। सूची में जोड़े गए 5 नए आर्द्रभूमि हैं करकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और तमिलनाडु में पीचवरम मैंग्रोव, मध्य प्रदेश में सांख्य सागर और मिजोरम में पाला वेटलैंड। इन 5 आर्द्रभूमियों के जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किया है, राइट ऑप्शन बी है। तो दोस्तों इस तरीका से मैंने इम्तिहान पब्लिकेशन के BPSC 67th री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया।